तो अगले क्रम में आपके अभ्यास प्रश्न का सवाल नंबर 13 है, जो कि क्या कह रहा है कि कोई भौतिक राशि P दिया हुआ है जिसके 4 प्रेक्षण योग्य राशियां A, B, C, D इस प्रकार से संबंधित हैं। एक आपका इस प्रकार से क्या दे रखा है, इस तरह से आपको एक संबंध दे रखा है। तो आगे कहता है कि A, B, C, D के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4% और 2%, यानी A के मान में 1% की त्रुटि आ रही है, B के मान में 3% की, C के मान की प्रतिशत त्रुटि 4 है और D की प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2 है। तो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, तो राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलित मान इतना आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निकटतम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके P के मान में हम इसमें त्रुटि देखते हैं। तो अगर हम लिखें यहां पर P की आपेक्षिक त्रुटि, P की आपेक्षिक त्रुटि लिखें, तो हमने आपको देखिए बताया था, जब हमने त्रुटियों का गुणा और भाग बताया था तो उसमें बताया था कि जब कभी भी हम इसकी आपेक्षिक त्रुटि लिखते हैं तो यह देखिए किस क्रम में दिया हुआ है, भागफल के क्रम में है। तो यह आपका हो जाएगा P बटे P हो जाएगा, P बटे P, यानी कि जब इसको आपेक्षिक त्रुटि के क्रम में लिखेंगे तो जितनी भी त्रुटियां हैं आपस में सभी की आपेक्षिक त्रुटियां क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो A की जो आपेक्षिक त्रुटि होगी, सबसे पहले तो A की घात कितनी है, 3, तो 3 आपका कहां आ जाएगा, सामने, और इनटू में A की आपेक्षिक त्रुटि कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा A बटे कितना हो जाएगा, A। और चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, हमेशा त्रुटियां क्या होती हैं, अपेक्षिक त्रुटियां जोड़ी जाती हैं। तो ये B इसके साथ किसमें है, गुणा में, तो क्या होगा, यहां जुड़ेगा। और B की घात कितना है, 2, तो 2 तो आपका सर्वप्रथम सामने आ जाएगा और B की आपेक्षिक त्रुटि कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा B बटे कितना हो जाएगा, B। फिर से देखिए ये जो C है यह इसके नीचे भाग में है, तो हमने क्या बताया कि चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो आपका क्या होगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा आपेक्षिक त्रुटि। अब C है आपका अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है कि जिस भी राशि के में अंडर रूट आपका लगा होता है उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2, और जो पावर लगा होता है कहाँ आ जाता है, सामने, तो इसके पावर 1/2 है और C की आपेक्षिक त्रुटि कितनी है, डेल्टा C बटे C है। इसी प्रकार से अगर हम D की आपेक्षिक त्रुटि देखें तो D की घात कुछ भी नहीं है, 1 है, तो D तो आपका ऐसे ही रहेगा और D की आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा D बटे कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। अब हम अगर यहां से P की आपेक्षिक त्रुटि है ना, हमें दिया हुआ है प्रतिशत त्रुटि, तो अगर हम P की प्रतिशत त्रुटि निकालें तो हम आपेक्षिक त्रुटि में ही 100 का गुणा कर देते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाती है। आपेक्षिक त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। तो अगर इन सारे में हम 100 का गुणा कर दें इसके सापेक्ष त्रुटियों में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उनकी प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें अगर हम गुणा करें तो डेल्टा P बटे P इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, ये 3 है ही, और इनटू में और इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा A बटे A इंटू में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2 रहेगा ही, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा B बटे B इंटू में 100, और यह आपका 1/2 रहेगा ही, और साथ में क्या हो जाएगा, डेल्टा C बटे C इंटू में 100, और इसमें जब हम करेंगे तो यह आपका हो जाएगा डेल्टा D बटे D इंटू 100। हमने कुछ भी नहीं किया है, बस इसकी सापेक्ष त्रुटियों में 100 का गुणा किया है, यानी हमने A की प्रतिशत त्रुटि लिखी है यहां, B की प्रतिशत त्रुटि यहां लिखी है, C की प्रतिशत त्रुटि यहां और D की प्रतिशत त्रुटि हमने यहां लिखी है। अब अगर हम यहां पे आए, इसके बाद अगर देखें तो देखिए यह क्या है आपकी P की प्रतिशत त्रुटि, तो हमें P की तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात ही करनी है, तो यह आपका क्या है, P की प्रतिशत त्रुटि, तो जो P की प्रतिशत त्रुटि निकलेगी ना, वह कितनी निकल के आ रही है, देखिए 3 इंटू, तो 3 इंटू, अब बोल रहा है आपका कि A की जो प्रतिशत त्रुटि है कितनी है, 1% है, और यह क्या है आपकी A की प्रतिशत त्रुटि है, तो इस पूरे के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस, ये वाला प्लस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 और इंटू में B, यह क्या है, B की प्रतिशत त्रुटि, और B की प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 प्लस, यह कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिख लिए, 1/2 इंटू
यह क्या है, सी की प्रतिशत त्रुटि, और सी की प्रतिशत त्रुटि कितनी है 4, तो यह कितना हो जाएगा 4, और फिर से प्लस है, और ये क्या है डी की प्रतिशत त्रुटि, डी की प्रतिशत त्रुटि यहाँ से कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2। अब आइए इसी को हल कर देते हैं 3 और यह सब किस में आ रहा है आपका प्रतिशत में है, 1%, 2%, 3%, यह सब कुछ किस में है प्रतिशत में, तो यहाँ इसमें आप प्रतिशत लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो जब 3 में 1% का गुणा होगा तो यह कितना होगा आपका 3% होगा, प्लस 3 में जब 2 का गुणा होगा तो यह कितना होगा आपका 6% होगा, प्लस 2 1 कम 2, यह 2 बार में कट जाएगा, बचेगा कितना 2%, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2%। कुल मिलाकर के अगर इनको हम जोड़ दें तो देखिए इसमें कितना आ रहा है 3 6 3 9 9 2 11 11 2 13, यानी कि टोटल कितना प्रतिशत आ रहा है 13% आ रहा है। यानी जो P की प्रतिशत त्रुटि आ रही है, P के परिकलन की जो प्रतिशत त्रुटि आ रही है वह कितनी आ रही है आपकी 13% आ रही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे एक पार्ट इसका और है, क्या कह रहा है कि यदि 13वां सवाल जी कह रहा है कि यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलित मान 3.763 आता है तो आप इसके परिणाम का किस मान तक निकटतम करेंगे। देखिए कह रहा है, सबसे पहले बात को समझिएगा कि जो P का मान है वह कितना कह रहा है P का मान है 3.763 है, और कह रहा है कि अगर इतना आता है तो उसके मान को आप किस प्रकार से, परिणाम को आप किस प्रकार से निकटतम करेंगे। तो यहां से देखिए इसकी जो त्रुटि आ रही है ना, इसके त्रुटि में कितने सार्थक अंक हैं 2, तो इसका जो P का मान आएगा भाई, P की जो प्रतिशत त्रुटि है उसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, तो इसका जो मान आएगा उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 2 रहेगी, तो 3.2 सार्थक अंक लेना है, यानी 7 के बाद जितना भी लिखा है उसको हटा देना है, और 7 के बाद यहां लिखा हुआ है 6 जो कि 5 से क्या है अधिक है, और जब संख्या 5 से अधिक होती है तो 1 जोड़ करके लिख देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 3.8। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम 13वें सवाल को हल कर सकते हैं। आइए देख, तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 14 है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को कि किसी पुस्तक में जिसमें छापी गई अनेक त्रुटियां हैं उस पुस्तक में, और आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न भिन्न सूत्र दिए गए हैं। विस्थापन के 4 सूत्र दिए गए हैं जिनको मैंने यहाँ आपको समय के बचत के लिए लिखा हुआ है। अब आगे कह रहा है कि जहाँ अल्फा, जो ये अल्फा है यह कण का अधिकतम विस्थापन है। टोटल ये सूत्र किसके हैं, विस्थापन के, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका y क्या है, विस्थापन है, विस्थापन के ही सूत्र हैं, तो विस्थापन के सूत्र है, इस चीज को याद रखिएगा, जिसमें से अल्फा जो आपका है वह किसी कण का अधिकतम विस्थापन है, और कह रहा है कि जो आपका v है ना वह कण की क्या है, चाल है, और t क्या है, आवर्तकाल है। तो विमीय आधारों पर गलत सूत्रों को निकाल दीजिए। आपको यह देखना है कि कौन सूत्र गलत है कौन सही है, और विमा के आधार पर, तो आपको याद हो तो विमीय सूत्रों के आधार पर गणितीय जो विज्ञान के स्टेटमेंट है, विज्ञान के जो सूत्र हैं उनको जांच करना हमने आपको बताया था। आइए देखते हैं, चूंकि यह आपकी क्या है, विस्थापन है, y क्या है आपका विस्थापन है, तो जो y की विमा होगी, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, दूरी का मतलब लंबाई, और लंबाई की विमा क्या होती है l, तो यानी कि इसके y की विमा क्या हो जाएगी आपकी l। और जब कभी भी हम ये साबित करते हैं या कि मतलब यह सूत्र सही है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाओं को बराबर करना पड़ता है। यदि कोई सूत्र अगर किसी सूत्र की विमा, बाएं पक्ष की विमा और दाहिने पक्ष की विमा अगर दोनों एक समान है, दोनों बराबर है, तो वह सूत्र गणितीय रूप से यथार्थ होता है। आइए इसकी विमा को चेक कर लेते हैं। तो आपके इसके बाएं पक्ष की विमा क्या है, L है। आइए दाएं पक्ष की विमा को देख लेते हैं। तो दायां पक्ष क्या है आपका, अल्फा साइन 2 पाई टी बाई क्या है आपका टी है। एक चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि अल्फा आपका क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इसके बाद क्या है आपका साइन है, और यह आपका क्या है 2 पाई बटे टी
बटा क्या है आपका कैपिटल टी है। अगर देखें इसको तो ये जो आपकी राशि है ना, यह एक तरह से बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। कैसे? देखिए, टी आपका क्या है, एक प्रकार का समय है, चाहे कैसा भी समय हो, समय की बीमा टी होगी। और ये वाला जो टी है यह भी आपका आवर्तकाल यानी कि समय है, समय की बीमा टी होगी। तो इस टी की बीमा और इस टी की बीमा आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और 2 पाई आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा होती नहीं है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और चूंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड की भी बीमा एल है, राइट हैंड साइड की भी बीमा एल है, तो इसलिए आपका यह सूत्र क्या होगा, सही होगा। यह सूत्र क्या होगा, सही होगा। आपको क्या करना है कि कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र गलत है, इस चीज को आपको छांटना है। अब अगर इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा तो क्या होनी चाहिए, एल होनी चाहिए, क्योंकि वाई क्या है, विस्थापन है, तो लेफ्ट हैंड की बीमा एल होगी। और अगर इसके राइट हैंड साइड की बीमा हम लिखें तो अल्फा विस्थापन, विस्थापन की बीमा क्या होती है, एल, और इसके साथ क्या है, साइन। अब आगे है वेग। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि वेग की बीमा क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं तब तक। तो वेग की जो बीमा है वह कितनी होती है, एल टी इनवर्स वेग की बीमा होती है। और टी आपका क्या है, टी आपका समय है, तो समय की बीमा क्या हो जाएगी, आपकी टी हो जाएगी। तो यहां से अगर देखें तो यह आपका क्या है, एल है, और इसके साथ क्या है आपका साइन है, और साइन के साथ टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर प्लस का 1, इसकी पावर माइनस का 1, तो दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे, तो यहां से ये हट जाएगा। लेकिन यहां एल और साइन के भी साथ एल आ रहा है, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की बीमा एल के बराबर नहीं है, इसलिए यह सूत्र आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बीमी सूत्र के आधार पर हमको चेक करना है। तो अगर इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड की बीमा देखें तो y क्या है, विस्थापन है, विस्थापन की बीमा होती है l। और अगर हम राइट हैंड साइड की बीमा लिखें तो अल्फा, अल्फा क्या है आपका, विस्थापन, विस्थापन की बीमा क्या होती है आपकी, l होती है, तो विस्थापन की बीमा आपकी l हो जाएगी। और बटे में t है तो t की बीमा, समय की बीमा क्या हो जाएगी आपकी, t हो जाएगी। तो l बाई क्या हो गया आपका t, और साइन के साथ क्या है, t बटे a है, तो साइन के साथ क्या हो जाएगा आपका t का t हो जाएगा, समय का t हो जाएगा, और अल्फा यानी कि विस्थापन, विस्थापन का क्या हो जाएगा आपका, l हो जाएगा। और अगर हम यहां से देखें तो अब देखिए, अगर यहां से हम देखें तो L से T तो कटेगा नहीं, L से T तो कटेगा नहीं, बीच में साइन है आपका, यानी कि यह जो बीमा होगी इसकी L के बराबर नहीं होगी, L के बराबर इसकी बीमा नहीं होगी, इसलिए यह भी सूत्र आपका क्या है, गलत है। अगले क्रम में इसके चौथे पार्ट को चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा L ही होगी, यानी राइट हैंड साइड की बीमा देख लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड की बीमा L होगी तब जाकर के यह समीकरण सत्य होगा, अन्यथा यह भी सत्य नहीं होगा। अल्फा यानी कि विस्थापन, विस्थापन की बीमा आपकी क्या होती है, L। L √2 है, √2 एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट की कोई बीमा होती नहीं है। और इसके साथ में लिखा हुआ है क्या, इसके साथ में लिखा हुआ है साइन, साइन के साथ 2 पाई बाई टी, यह क्या है, बीमाहीन राशि है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, इसकी बीमा कोई नहीं होगी। और प्लस, प्लस क्या है, कॉस, तो कॉस 2 पाई बाई टी, यह भी क्या है, एक बीमाहीन राशि है, तो इसकी भी बीमा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इसकी भी बीमा खत्म, उसकी भी बीमा खत्म, और बचा क्या, यहां से L बचा, इसलिए यह जो आपका इसकी बीमा कितनी आई, L आई, इसलिए यह सूत्र जो है आपका क्या होगा, यथार्थ होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 14 को हल कर सकते हैं। देखिए इसी में एक सवाल ई मेरे तरफ से आप लोग नोट कीजिएगा और इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर बताइएगा कि y बराबर एक मैं दे दे रहा हूं, ये लिखिएगा 3 अल्फा और इंटू में 3 अल्फा इंटू में साइन 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, और इंटू में अल्फा और इंटू 1/√2 और क्या हो जाएगा 1/√2 अल्फा। इसका आप लोग बताइएगा कि क्या यह बीमीय सूत्र की दृष्टि से क्या यह सूत्र यथार्थ है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। अब आगे चलते हैं, आइए सवाल नंबर 15। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 15 है, कह रहा है कि भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान यानी कि चलता हुआ द्रव्यमान m और विराम द्रव्यमान
यानी कि रुका हुआ द्रव्यमान m0, इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के बीच में जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने संबंध दिया था और कह रहा है कि यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है कि कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, लेकिन स्थिरांक c को लगाना क्या करता है, भूल जाता है, और वह क्या लिखता है, इस प्रकार से समीकरण को लिखता है। अनुमान लगाइए कि c कहां लगेगा। आपको यह बताना है कि इस समीकरण में c को कहां लिखना है। सबसे पहले चीज कि इसको हम चेक कैसे करेंगे, विमीय विधि द्वारा। किस विधि द्वारा चेक करेंगे इसको, विमीय विधि द्वारा। और विमीय विधि क्या कहती है कि कोई सूत्र किस प्रकार से यथार्थ होगा, कोई सूत्र यथार्थ तब होगा जब उसके लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा बराबर होगी, तब जाकर के वह सूत्र क्या होगा, आपका यथार्थ होगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि अगर हम इसके LHS की विमा लिखें, LHS की अगर हम इसकी विमा लिखें तो LHS क्या है, यह द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की जो विमा होती है वह क्या होती है, कैपिटल M होती है। अगर इसके हम राइट हैंड साइड की विमा लिखें तो राइट हैंड साइड की अगर इसकी विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्या है, m0। तो ऊपर में क्या है आपका m0, यानी कि द्रव्यमान है, रुका हुआ द्रव्यमान है, और रुका हुआ द्रव्यमान हो चाहे चलता हुआ द्रव्यमान हो, विमा क्या होगी, m ही होगी। नीचे क्या है 1 की कोई विमा होगी नहीं, 1 को ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस v, जो विमा नहीं होगी इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब यहां पे भी है, भी क्या है, आपका चाल है, और चाल की विमा क्या होती है, चाल की विमा होती है LT इनवर्स होती है। चाल की विमा क्या होती है, LT इनवर्स होती है। अब इसका स्क्वायर है तो LT इनवर्स तो ये हो जाएगा आपका L का स्क्वायर और T का इनवर्स 2। अब यहां से देखिए आपको लाना क्या है, आपको m लाना है। इसकी विमा कितनी बनानी है, m बनानी है। अब यहां पे m कब बचेगा, यहां पे m कब बचेगा, जब इसमें हम LT इनवर्स L स्क्वायर और T इनवर्स 2 का जब इसमें हम भाग लगा देंगे तो यह आपस में दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या, आपका m बचेगा। अब इसको काटने के लिए इसके पास यह किसकी बीमा थी, भी स्क्वायर की बीमा थी, तो इसको काटने के लिए हमें किसी न कहीं पे चाल की जरूरत है, और जो आपका c है जिसको वह विद्यार्थी छोड़ दे रहा है सूत्र याद करने की वजह से, c को क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, तो c भी क्या है, एक प्रकार का वेग है, एक प्रकार का चाल है। किसकी चाल है, प्रकाश की चाल। तो चाहे प्रकाश की चाल हो चाहे किसी कण की चाल हो, चाल की बीमा तो चाल की ही बीमा होगी, LT इनवर्स ही होगी चाल की बीमा। तो यह भी एक प्रकार का चाल है। तो इसलिए अगर हम यहां पे नीचे भी स्क्वायर के नीचे अगर हम c स्क्वायर लिख दें, तब जाकर के इसकी बीमा और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, और समान होने के बाद ये दोनों आपस में कट जाएगी और बचेगा क्या, m बचेगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा है राइट हैंड साइड की बीमा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और तब जाकर के यह सूत्र सही हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि c को कहां लिखना पड़ेगा। तो जो आपका समीकरण m बराबर दिया हुआ है m0 बटे 1 माइनस भी स्क्वायर, तो जो 1 माइनस भी स्क्वायर है ना, उसके नीचे अगर हम क्या लिख दें, उसके नीचे c स्क्वायर लिख दें, तो भी स्क्वायर की बीमा और c स्क्वायर की बीमा इक्वल होने के कारण आपस में कट जाएगी, और इसके पावर कितना है, 1/2 है। तो इस अगर c स्क्वायर लिख दें तो ये इक्वल होने के कारण कट जाएगी, और बचेगा क्या, केवल m की बीमा बचेगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, बीमा का उपयोग करके सूत्र को सुधार सकते हैं। अब इसमें आपको 2 लाइन लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि चूंकि उस सूत्र में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमा को बराबर करने के लिए, इनकी बीमा को बराबर करने के लिए हमें भी के साथ, चाल के साथ किसी दूसरे चाल का क्या करना होगा, भाग देना होगा, जिससे दोनों चाल की बीमाएं आपस में कट जाएंगी, और क्या लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की, बाएं पक्ष की बीमा और दाहिने पक्ष की बीमा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, और सूत्र हमारा विमीय दृष्टि से क्या हो जाएगा, यथार्थ
हो जाए। जो आपका प्रश्न संख्या 16 है, क्या कहता है आइए देखते हैं। कह रहा है परमाणुविक पैमाने पर लंबाई का जो सुविधाजनक मात्रक है वह क्या है, एंगस्ट्रॉम है। यानी कि परमाणुविक मापन में यानी जो परमाणुओं का मापन होता है उनके लिए आपका एंगस्ट्रॉम बोल रहा है कि लंबाई का सुविधाजनक मात्रक है। और आपको यदि पता हो तो एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आगे कहता है कि द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप का मतलब होता है त्रिज्या। तो हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या दी हुई है कितनी, 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का आयतन मीटर क्यूब में कुल कितना आणविक आयतन होगा, मीटर क्यूब में बताना है। तो सबसे पहला चीज कि ये जो आपका एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है उत्तर आपको मीटर क्यूब में बताना है, तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। और यह कितना होता है, 0.5 दिया हुआ है। और एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इस एंगस्ट्रॉम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि हाइड्रोजन के एक मोल एक क्या है, क्वांटिटी है। 1 मोल क्वांटिटी में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु की 1 मोल में जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वह होती है 6.023 इंटू 10⁻23 इतनी संख्या होती है। यानी अगर एक मोल जैसे आप पानी को लीटर में रखते हैं उसी प्रकार से गैसों को मोल में हम नापते हैं, तौलते हैं, उसका मापन करते हैं। तो जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल में अगर हम बात करें हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या तो वह कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, इतना होता है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का कुल आणविक आयतन। तो जो हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन के, आइए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक आपके पास बॉक्स है और उस बॉक्स में 10 गेंदें हैं, उस बॉक्स में कितने गेंदे हैं, 10 गेंदे हैं। तो अगर आपको कुल गेंदों का आयतन बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले कि आप उसमें से एक गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे। कितने का ज्ञात करेंगे, एक गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे। और चूंकि 10 गेंदे हैं तो उस एक गेंद की आयतन जितना निकलेगी उसका गुणा 10 से आप कर देंगे तो आपको गेंदों का टोटल आयतन पता हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल जो है आपका ना, यह एक बॉक्स है और इस 1 मोल के बॉक्स में आपके हाइड्रोजन के अणु बॉल के रूप में क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। तो जो हाइड्रोजन के अणु रखे हुए हैं बॉल के रूप में, तो जो 10 हाइड्रोजन के अणु थे इसमें हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, इतने हैं। यानी हाइड्रोजन के अणु इतने रखे गए हैं, अणुओं की संख्या इतनी है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अगर एक गेंद का आयतन हमें प्राप्त हो जाए तो हम गेंद का पूरा आयतन बता सकते हैं, 10 का उसमें गुणा कर देंगे। तो ठीक तो उसी प्रकार से है, एक बॉक्स है, बॉक्स में इतने गेंद रखे हुए हैं और उस गेंदों का टोटल आयतन बताना है। तो टोटल आयतन बराबर कितना हो जाएगा, एक गेंद का आयतन यानी एक हाइड्रोजन परमाणु का आयतन यानी एक गेंद का आयतन इंटू हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यानी जितने उसमें गेंद रखे हैं उतना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बात। अब यहाँ से अगर इसको हम हल करें, इसको सॉल्व करें तो एक परमाणु का जो आयतन होगा, एक परमाणु का आयतन, परमाणु जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है गोलाकार होता है और परमाणु का गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और इंटू हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो कि कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये जो r है ना, r का मान हमें यहाँ पे दिया है तो r का मान हम यहाँ से रख लेंगे। तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई का मान 3.14 और इंटू r क्यूब का मतलब यहाँ से 0.5 इंटू 10⁻⁻10 और इसके साथ मीटर और इसका क्या क्यूब और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 का।
आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। जब इसका देखिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिहाई 12, यानी कि 12.56, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और इंटू यह देखिए 0.5 का क्यूब करना है तो 5 बचे 25 और 25 बचे 625, यानी कि यह कितना हो जाएगा 625, और 3 बार हमने गुणा किया ना 0.5 इंटू 0.5, तो 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो दशमलव कितना आ जाएगा इसका मान 0.625 आ जाएगा। और इंटू में जब 10 की पावर -10 का क्यूब करेंगे तो 3 में 10 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा -30, और यह हो जाएगा मीटर का क्यूब, और इंटू में यह तो आपका है ही 6.023 इंटू 10⁻³ कितना है 23 है। अब इसको 3 से कटा लेते हैं, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, और दशमलव है, दशमलव लगा लेते हैं, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और आपका 3 एकम 3, 2 बचा 26 हो गया, 3 बटे 24, यानी कि 4 दशमलव कितना आ गया आपका 4.18 आ गया, और इंटू में यह कितना है 0.625, और इंटू में यह कितना है 6.023, और इंटू 10⁻, यहाँ पे माइनस का 30 है, और यह कितना है आपका 23 है। 30 में से 23 क्या हो जाएगा निकल जाएगा, बड़े का चिन्ह माइनस है तो बड़े का चिन्ह क्या बचेगा, 30 में से 23 निकलेगा, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, तो 10⁻, कितना हो गया 7। अब इन तीनों का गुणा आप लोग कैलकुलेटर में नहीं अपने कॉपी में करेंगे, और यहाँ पे इसका उत्तर आप लोग लिख करके हमको क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इसका गुणा करने पे कितना हुआ, जितना आएगा उतने के पावर 10⁻⁻7। प्रश्न संख्या 17 है, क्या कहता है कि किसी गैस का 1 मोल मानक ताप व दाब पर 22.4 लीटर आयतन ग्राम अणुक आयतन क्या करता है घेरता है, यानी टोटल आयतन उसका कितना है 22.4 लीटर, इसलिए मोलर ग्राम अणुक आयतन जिसे हम मोलर आयतन भी कहते हैं, तो मोलर आयतन इसका कितना दिया हुआ है 22.4 लीटर दिया है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन यानी कि मोलर आयतन और 1 मोल में परमाणुविक आयतन, 1 मोल में कितना परमाणुविक आयतन होगा उनका क्या करना है इसका, और 1 ग्राम परमाणु आयतन का क्या करना है आपको अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात क्या है ये बताना है। हाइड्रोजन के अणु की आमाप देखिएगा, थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को पहले आप एकदम अच्छे से समझिएगा। हाइड्रोजन के अणु की आमाप देखिए, इसका पिछला प्रश्न जो था, इसके पिछले प्रश्न में आपका क्या कह रहा था कि हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप, तो परमाणु का आमाप यानी कि त्रिज्या, लेकिन अणु का आमाप अगर कह रहा है तो वहां त्रिज्या नहीं बल्कि क्या होगा आपका व्यास होगा, 1 एंगस्ट्रॉम मानना है। और यह अनुपात इतना अधिक क्यों है यह चीज आपको बताना है। सबसे पहली चीज कि देखिए यह जो आपका आयतन है यह किस में दिया हुआ है लीटर में। सबसे पहली चीज कि इसको बदल लेंगे मीटर में, और इसको जब मीटर में बदलेंगे 1 लीटर में 1000 मीटर, यानी कि इसमें यह आपका हो जाएगा कितना 22.4 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मीटर, तो 10⁻³ का मतलब 1000 और उसके साथ में क्या मीटर। दूसरी चीज कि हाइड्रोजन के अणु की आमाप दिया हुआ है, यानी इसका व्यास दिया हुआ है कितना 1 एंगस्ट्रॉम, तो अगर यहां से इसकी त्रिज्या r की वैल्यू निकालें तो 1 एंगस्ट्रॉम, r का मान कितना हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी r का जो मान यहां से निकल के आया वह कितना निकल के आया 1 इंटू 10⁻⁻10, और यह किसमें मीटर में निकल के आया। दूसरी चीज कि 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अभी ही हमने बताया कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि अगर 1 मोल आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं तो उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वह इतनी होगी। दूसरी चीज कि आपको बताना क्या है, आपको मोलर आयतन और ग्राम अणुक आयतन का अनुपात बताना है, यानी कि आपको यह बताना है 1 मोल हाइड्रोजन के अणुओं का आयतन,
देखिए 1 मोल हाइड्रोजन के अणुओं का आयतन, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किया था, फार्मूला बताया था, क्या बताया था उसके, एक हाइड्रोजन परमाणु का आयतन और इनटू 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की क्या संख्या, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका आयतन पता हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने अभी ही किया इसको, एक हाइड्रोजन परमाणु का आयतन, हाइड्रोजन परमाणु गोलाकार होता है तो यह आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और इनटू में 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6.23 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 23 होता है। इसका मान अभी अभी हम लोगों ने फाइंड भी किया था और जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में बोला था लिखने के लिए, तो इसका मान देखिए कितना हो जाएगा। चूंकि यह त्रिज्या है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, यह व्यास है ना, तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, तो यह इसके बटे 2 हो जाएगा। तो जब 1 के बटे 2 करेंगे यहाँ पे हम, तो यह कितना निकल के आएगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसको बीच से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो R बराबर यहाँ से 1 एंगस्ट्रॉम बटे कितना हो जाएगा, 2, और 1 में 2 का भाग देंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यह आपका 4/3 है, तो 4/3 रख लेते हैं। पाई का मान कितना होता है, 3.14 इंटू R का क्यूब यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 0.5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -10 मीटर, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और इंटू में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जैसा कि अभी इसी सेम समीकरण को आपने पिछले सवाल में हल किया था और इसका वैल्यू कितना निकल के आया था, जो पिछले सवाल में इसको हल किया था आपने, तो इसका वैल्यू निकल के आया था 3.152 और इंटू 10 टू द पावर कितना, -7 मीटर, और यह आयतन है इसलिए यह किस में हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इस सूत्र में आपको बताना है क्या, मोलर आयतन बटे परमाणु का आयतन, मोलर आयतन बटे परमाणु का आयतन। तो मोलर आयतन आपका कितना दिया हुआ है, 22.4, यह दिया हुआ है 22.4 और इंटू 10 टू द पावर कितना, 3, 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है, 3, और यह किस में है, मीटर क्यूब में है। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है। और यहां से आपका जो ग्राम अणुक आयतन निकला है या परमाणुक आयतन जो निकला वह कितना निकला, 3.152 इंटू 10 टू द पावर -7, तो यह हो जाएगा 3.152 इंटू में 10 टू द पावर -7, और यह किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो यहां से मीटर क्यूब से तो आपका मीटर क्यूब कट जाएगा और इसका जब आपस में भाग लगाएंगे तो आपका कितना निकलेगा, 7.1 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आगे प्रश्न में आपका एक यह भी कह रहा है कि आपका प्रश्न कह रहा है कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। तो देखिए जो आयतन का अनुपात है ना, देखिए इसका अगर अनुपात हम निकाल रहे हैं तो इतना अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नीचे वाला कट करके कितना आया मान इतना, तो इतना अनुपात 1 आया। तो इसका अनुपात इतना अधिक क्यों है ये आपको बताना है। देखिए जो परमाणु का आयतन है और जो मोलर आयतन है, मोलर का मतलब जो गैस के अणुओं का आयतन है और उसके परमाणु का जो आयतन है, तो परमाणु आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के एकदम पास में मतलब चिपके होते हैं, और जो गैसें होती हैं, गैस के अणु होते हैं, एकदम काफी दूर दूर होते हैं। इसलिए इसका आयतन क्या है, इसका अनुपात क्या है, आपका बहुत ज्यादा आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 17 को हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है, कहीं पे कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।